नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि मिस्टर बिंगले मिस जेन को प्रपोज करते हैं और उनकी सगाई हो जाती है। उसके कुछ ही दिन बाद एलिजाबेथ से मिलने लेडी डी कैथरीन आती हैं, जहां उनकी एक तीखी नोकझोंक होती है मिस्टर डार्सी को लेकर। अब आगे भाग 22, अंतिम भाग। इससे पहले कि मैं कहानी का आखिरी भाग पढ़ूं, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस हिंदी रूपांतरण को आप सभी ने इतना प्रेम दिया। हालांकि इसे उतना नहीं सुना गया अभी तक तो फिलहाल, जितना कि आप लोग हिंदी किताब सुनते हैं, और उम्मीद करता हूं कि पहले हिंदी किताबें ही आपको ज़्यादा परोसी जाएं। खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एलिजाबेथ को जैसा डर था वैसा कोई बहाना लेकर मिस्टर बिंगले की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं आई, बल्कि कुछ ही दिन बाद लेडी कैथरीन के विजिट के बाद बिंगले खुद डार्सी को लेकर लॉन्गबर्न आ गए। दोनों सज्जन सुबह सुबह ही पहुंच गए थे, और इससे पहले कि मिसेस बेनेट उन्हें बता पाती कि उनकी आंटी यहां आकर जा चुकी हैं, जिसका डर एलिजाबेथ को हर पल सता रहा था, बिंगले ने प्रस्ताव रखा कि सब लोग बाहर टहलने चले। इस पर सब राजी हो गए। मिसेस बेनेट को चलने फिरने की आदत नहीं थी, और मैरी तो हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। बाकी के 5 लोग निकल पड़े, मगर थोड़ी ही देर में बिंगले और जेन जानबूझकर बाकियों से पीछे रह गए। एलिजाबेथ, किट्टी और डार्सी आगे बढ़ गए। तीनों में से कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। किट्टी तो बेचारी डार्सी से डरती थी, और एलिजाबेथ अंदर ही अंदर एक बड़ी बात कहने की हिम्मत जुटा रही थी, और शायद डार्सी भी कुछ वैसा ही सोच रहा था। इसी वजह से वो लुकासिस की ओर चल पड़े, क्योंकि किट्टी को मारिया से मिलना था। एलिजाबेथ ने सोचा कि जब किट्टी उनसे अलग हो जाएगी तो ये बात किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, और वो मिस्टर डार्सी के साथ अकेले ही आगे बढ़ गई। अब समय आ गया था। एलिजाबेथ ने हिम्मत बटोरी और बोल पड़ी, मिस्टर डार्सी, मैं बहुत स्वार्थी हूं। अपनी फीलिंग्स को हल्का करने के लिए अगर आपको थोड़ी ठेस भी पहुंचती है तो मुझे अफसोस नहीं, लेकिन मैं अब और नहीं रुक सकती। मुझे आपकी उस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करना ही होगा जो आपने मेरी बहन के लिए की। जब से मुझे इस बारे में पता चला है, मैं बस यही सोचती रही हूं कि किसी तरह आपको बता सकूं कि मैं भला कितनी आभारी हूं। अगर ये बात मेरे परिवार को पता होती तो सिर्फ मेरी नहीं, सबकी तरफ से शुक्रिया आता। डार्सी थोड़ा हैरान और भावुक होकर बोले, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो बेहद अफसोस है कि आपको ये सब जानना पड़ा। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मिसेस गार्डनर इतना सब बता देंगे आपको। एलिजाबेथ बोली, आप मेरी मामी को दोष मत दीजिए। वो तो लीडिया की बातों से मुझे पता चला कि आप भी इस सब में शामिल थे, और फिर मुझे चैन नहीं आया जब तक कि पूरी सच्चाई न जान ली। एक बार मैं फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। आपने इतना सब कुछ किया, इतने अपमान सहे, बस मेरी बहन की मदद के लिए। डार्सी ने जवाब दिया, अगर आप शुक्रिया कहना ही चाहती हैं तो खुद को कहिए। सच कहूं तो आपको खुश देखना ही मेरी सबसे बड़ी वजह थी ये सब करने की। आपके परिवार का मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, और मैं सच कहूं तो मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन ये सब करते हुए मैं केवल और केवल आपके बारे में ही सोच रहा था। एलिजाबेथ कुछ नहीं कह पाई। शर्म और हैरानी में वो बिल्कुल चुप रही। थोड़ी देर बाद डार्सी ने धीरे से कहा, वैसे आप बहुत ईमानदार हैं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं क्या? कृपया मुझे बताइए कि क्या आपकी फीलिंग्स अब भी वैसी ही हैं जैसी पिछली अप्रैल में थी, क्योंकि मेरे इरादे अभी भी नहीं बदले हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आपने इस बार मना कर दिया तो मैं दोबारा कभी इस बारे में आपसे कुछ पूछूंगा नहीं। ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि कृपया मुझे सच सच बताइएगा। एलिजाबेथ को इस पल की गंभीरता का पूरा एहसास था। उसने हिम्मत जुटाई और थोड़ी लड़खड़ाती आवाज में कह दिया कि अब उसकी फीलिंग्स
पहली जैसी नहीं रही। अब वो डार्सी की बातों को कबूल करने को तैयार है। डार्सी की खुशी उस पल शायद सबसे ज्यादा थी। उसने अपने दिल की बात बेहद साफ, सच्चे और मोहब्बत से भरे अंदाज में कही। हालांकि एलिजाबेथ उसकी आंखों में नहीं देख पाई, लेकिन उसकी आवाज सुन रही थी और वही काफी था। वो जो भी कह रहा था उससे यह साफ हो गया कि एलिजाबेथ उसके लिए कितनी अहम है। इसके बाद वे लोग चलते रहे, बिना इस बात की परवाह किए कि जा किधर रहे हैं। दिल और दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था। कहने, सुनने, सोचने के लिए इतना कुछ था कि आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। एलिजाबेथ को जल्द ही पता चला कि उनकी ये सुलह लेडी कैथरीन की वजह से ही मुमकिन हो सकी थी। जब वो लंदन वापस जा रही थी तो उन्होंने अपने भतीजे से लॉन्गबर्न जाने का जिक्र किया। साथ ही एलिजाबेथ से हुई बातचीत की सारी बातें भी बताई। हर वो लाइन दोहराई जो उन्हें एलिजाबेथ की बदतमीजी और घमंड से भरी लगी। उन्होंने सोचा था कि इससे डार्सी जरूर एलिजाबेथ से दूर हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। डार्सी ने कहा, सच कहूं तो उसी से मुझे थोड़ी उम्मीद बंधी। आपको इतना जानता था कि अगर आपने मुझे पूरी तरह ठुकरा दिया होता तो आप लेडी कैथरीन को बिल्कुल साफ साफ कह देती। एलिजाबेथ मुस्कुराई और बोली, हाँ, आप मुझे इतना तो जानते ही हैं कि मैं कुछ छुपाने वाली नहीं हूं। जब मैं आपके मुंह पर इतनी बुरी बातें बोल चुकी थी तो फिर आपके रिश्तेदारों से क्या संकोच करती। डार्सी बोला, जो कुछ आपने कहा वो शायद गलत समझ पर आधारित हो, लेकिन उस वक्त तो मेरा बर्ताव सचमुच बहुत बुरा था, एकदम बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं। आज भी मैं सोचता हूं उस अप्रैल की शाम को तो मुझे शर्म आ जाती है। एलिजाबेथ बोली, उफ, अब जाने भी दोनों उस शाम को। उस शाम की सारी गलतियों का हिसाब बराबर मान लेते हैं। दोनों ही उस वक्त सही नहीं थे। अब तो उम्मीद है कि हम दोनों ज्यादा समझदार हो गए हैं। डार्सी बोला, जी नहीं, मैं अपने आप को इतनी आसानी से माफ नहीं कर पाता। उस वक्त जो कहा, जिस तरह कहा, आज भी याद करता हूं तो मेरा मन दुखी हो जाता है। जब आपने कहा था कि अगर आपने थोड़ा और जेंटलमैन जैसा बर्ताव किया होता तो मैं सच बता रहा हूं कि मुझे वो बात अंदर तक चुभ गई थी। बहुत वक्त लगा, लेकिन फिर मैंने मान लिया कि आप सही थे। एलिजाबेथ ने कहा, सीरियसली? मुझे नहीं लगा था कि मेरी बात का इतना असर होगा। मुझे तो लगा था कि आप तो बस। तभी डार्सी ने बीच में हंसते हुए कहा, आपको लगा था कि मैं बिल्कुल बेफीलिंग इंसान हूं, क्यों, है ना? और जब आपने कहा था कि मेरे किसी भी तरीके से प्रपोज करने से आप कभी नहीं मानेंगे, तो आपका चेहरा उस वक्त मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे तो लगा था कि अब कभी बात ही नहीं होगी। एलिजाबेथ झेंप गई। उफ, ये सब बातें मत दोहराइए ना। अब उन बातों को याद करना ठीक नहीं लगता। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूं। डार्सी ने फिर अपनी चिट्ठी का जिक्र किया। अच्छा मिस एलिजाबेथ, मुझे सच सच बताइएगा, क्या मेरी चिट्ठी ने आपके मेरे बारे में सोचने का कुछ नजरिया बदला था क्या? एलिजाबेथ ने बताया कि उस चिट्ठी ने धीरे धीरे उसकी सोच को कैसे बदला और कैसे वो हर बात को दोबारा समझने लगी। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे पता था कि वो चिट्ठी आपको चुभेगी, लेकिन फिर लिखना जरूरी था। उम्मीद है कि आपने उसे जला दिया होगा। खासकर शुरुआत की कुछ लाइनें ऐसी थीं जो अगर दोबारा पढ़ती तो शायद मुझसे नफरत कर बैठती आप। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरा सम्मान बचाए रखने के लिए उस चिट्ठी को जलाना जरूरी है तो जरूर जला देना। लेकिन हाँ, हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि मेरे ख्याल पूरी तरह पत्थर की लकीर नहीं है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि वो इतनी आसानी से भी नहीं बदल जाते जितना तुम सोच रही हो। जब मैंने वो चिट्ठी लिखी थी तो डार्सी ने कहा, मुझे लगा था कि मैं पूरी तरह शांत और ठंडे दिमाग से लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे अब समझ आया कि उस वक्त मेरा मन अंदर से बहुत कड़वाहट से भरा हुआ था। मैं सच बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि चिट्ठी की शुरुआत में कड़वाहट हो, एलिजाबेथ बोली, लेकिन उसका एंड तो बिल्कुल वैसा नहीं था। आखिरी अलविदा तो एकदम इंसानियत से भरा था। लेकिन अब उस चिट्ठी के बारे में और मत सोचो। जिसने लिखा और जिसने पढ़ा, अब उन दोनों की फीलिंग्स इतनी बदल चुकी हैं कि उस वक्त की सारी नेगेटिव बातें भुला देनी चाहिए। तुम्हें मेरी फिलॉसफी से कुछ सीखना चाहिए।
बीते वक्त को सिर्फ उतना ही याद करो जितना उसमें से खुशी मिलती हो। तुम्हारी उस फिलॉसफी पर तो मैं भरोसा नहीं कर सकता, माफ करना, डार्सी बोला, क्योंकि तुम्हारी यादों में कोई गिल्ट ही नहीं होगा। तुम्हारी शांति फिलॉसफी की वजह से नहीं बल्कि मासूमियत की वजह से है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद सामने आ जाती हैं, जिन्हें रोकना न मुमकिन होता है न ही हमेशा सही। मैं जिंदगी भर एक सेल्फिश इंसान रहा हूं, सोच में नहीं लेकिन अपने बर्ताव में तो जरूर। बचपन में मुझे सही गलत का फर्क सिखाया गया, लेकिन गुस्सा कंट्रोल करना नहीं सिखाया गया। मुझे अच्छे प्रिंसिपल्स दिए गए, लेकिन उन्हें अपनाने का तरीका मेरे अंदर घमंड और एरोगेंस के साथ आया। मैं घर का इकलौता बेटा था, कई सालों तक इकलौता बच्चा भी, तो मेरे माता पिता ने मुझे बिगाड़ दिया। वो खुद तो बहुत अच्छे इंसान थे, खासतौर पर मेरे पिता, लेकिन उन्होंने मुझे दूसरे की फीलिंग समझना नहीं सिखाया। मुझे ये सिखाया गया कि मेरे परिवार के बाहर की दुनिया की वैल्यू बहुत कम है। मैं हमेशा सोचता था कि बाकी लोग मेरे जितने समझदार या काबिल नहीं हैं, और फिर यही सोच लेकर मैंने 8 साल की उम्र से लेकर 28 साल तक जी लिया। और शायद आज भी वैसा ही होता अगर तुम, मिस एलिजाबेथ, तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती। तुमसे मुझे जो सीख मिली वो बहुत मुश्किल थी, लेकिन बहुत ज़रूरी। तुमने मेरी गलत फहमियाँ तोड़ी। मैं तुम्हारे सामने बिना किसी शक के आया था कि तुम मुझे अपनाओगी, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि एक ऐसी लड़की को इम्प्रेस करना जिसके अंदर सच्ची वैल्यू हो, सिर्फ घमंड और दिखावे से नहीं हो सकता। तो क्या उस वक्त तुमने सच में सोच लिया था कि मैं हाँ कर दूंगी? सच कहूं तो बिल्कुल हाँ। मेरी वैनिटी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लगा कि तुम मेरे प्रपोजल का इंतज़ार कर रही हो। शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज या बिहेवियर की गलती रही होगी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने तुम्हें कभी जानबूझकर मिसलीड नहीं किया, लेकिन कभी कभी मेरी एनर्जी या मिजाज गलत मैसेज दे देता होगा। मैं मना नहीं करती। उस शाम के बाद तुमने मुझे कितना नफरत किया होगा ना? नफरत? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नफरत नहीं की। शुरू में थोड़ी नाराज़गी ज़रूर थी, लेकिन फिर वो भी सही दिशा में मुड़ गई। अब तो मुझे ये पूछने में भी डर लग रहा है कि जब हम पेम्बरले में मिले तब तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था भला? क्या तुमने सोचा था कि मुझे वहाँ नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस थोड़ा हैरान हुआ था। तुम्हारी हैरानी तो मेरी हैरानी के सामने कुछ नहीं थी। तुमने मुझसे बात की। मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद मुझे किसी अच्छे बिहेवियर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त तो मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि तुम्हें दिखा सकूं कि मैं इतना छोटा नहीं हूं कि बीती बातों का बदला लूं। मैं चाहता था कि तुम देखो मैंने तुम्हारी बातों को सीरियसली लिया है, तुम्हारी नेगेटिव राय को थोड़ा कम कर सकूं, तुम्हारी उन बातों से कुछ सीख सकूं। बाकी जो फीलिंग्स अंदर आने लगी वो भला कब आई ये मैं बता नहीं सकता। हो सकता है कि शायद तुम्हें देखने के आधे घंटे के अंदर आई हूं। फिर उसने एलिजाबेथ को बताया कि जॉर्जियाना को उससे मिलकर कितनी खुशी हुई थी और कैसे अचानक मिलने जुलने का सिलसिला टूट गया था। इसी से एलिजाबेथ को यह भी पता चला कि डर्बीशायर से निकलने से पहले ही डार्सी ने तय कर लिया था कि वो उसकी बहन की मदद के लिए निकलेगा, और उस समय उसका चेहरा इतना गंभीर और सोच में डूबा हुआ इसी वजह से था। एलिजाबेथ ने फिर से उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो टॉपिक दोनों के लिए बहुत इमोशनल था, इसी वजह से आगे नहीं बढ़ा है। कई मील तक वो धीरे धीरे चलते रहे, आपस में बातें करते हुए। उन्हें पता ही नहीं चला कि टाइम कितना हो गया है। जब उन्होंने घड़ी देखी तो समझ आया कि अब घर लौटने का टाइम हो गया है। मिस्टर बिंगले और जेन कहाँ रह गए होंगे? ये सोचकर बात फिर से उनकी शादी की तरफ घूम गई। डार्सी बहुत खुश था उनके रिश्ते से, और उसे इसकी खबर सबसे पहले बिंगले ने ही दी थी। क्या तुम हैरान हुए थे? एलिजाबेथ ने पूछा। बिल्कुल नहीं, जब मैं वहां से गया तो तभी समझ गया था कि अब ये जल्दी ही होगा। मतलब तुमने परमिशन दे दी थी? एलिजाबेथ ने मुस्कुरा कर कहा। डार्सी ने उस शब्द पर थोड़ी आपत्ति जताई, लेकिन असलियत कुछ वैसी ही थी। असल में लंदन जाने से एक दिन पहले उसने बताया, मैंने उससे एक बात स्वीकारी जो मुझे बहुत पहले मान लेनी चाहिए थी। मैंने उसे बताया कि पहले मैंने उसके रिश्ते में दखल देकर बहुत बड़ी गलती की थी। वो बहुत चौंक गया था उस वक्त, उसे तो ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। मैंने उससे ये भी कहा कि मुझे लगा था तुम्हारी बहन उसे लेकर सीरियस नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैं गलत था।
उसकी फीलिंग्स अभी भी वैसी ही थी और मुझे पूरा भरोसा है कि वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। मैंने यही सब कहा उससे। एलिजाबेथ उसकी बातों में छुपी सहजता पर मुस्कुरा दी। क्या तुमने खुद देखकर यह कहा था कि, उसने पूछा, मेरी बहन उससे प्यार करती है या फिर बस मेरी बताई बातों पर भरोसा किया? जी ऐसा नहीं है, मैंने खुद ही देखा था। जब मैं हाल ही में यहाँ 2 बार उससे मिला तो मुझे यकीन हो गया कि वो भी उसे पसंद करती है। मैंने उसकी आंखों में देखा। और तुम्हारा वो यकीन शायद बिंगले को भी तुरंत समझ आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, बिंगले बहुत सिंपल और डाउन टू अर्थ है। अपनी फीलिंग्स को लेकर वो थोड़ा डाउट में था, लेकिन मुझ पर भरोसे की वजह से सब आसान हो गया। मुझे उसे एक बात और बतानी पड़ी जो उसे थोड़ी देर के लिए दुखी कर गई, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे मन से निकल जाए। मैंने उससे नहीं छुपाया कि तुम्हारी बहन पिछले विंटर में 3 महीने तक लंदन में थी और मैं ये जानता था, लेकिन मैंने जानबूझकर उसे बताया नहीं। खैर वो थोड़ी देर तो गुस्सा हुआ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जैसे ही उसे तुम्हारी बहन की फीलिंग्स का भरोसा हुआ उसका गुस्सा चला गया। अब तो उसने पूरी तरह से मुझे माफ कर दिया है। एलिजाबेथ कहना चाहती थी कि मिस्टर बिंगले जैसे दोस्त का मिलना भी बहुत लकी बात है, इतना इजी गोइंग और गाइडेबल इंसान, बट उसने खुद को रोका। उसे याद था कि डार्सी अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि उससे मजाक किया जा सके। खैर बिंगले की शादी की खुशी की बात करते करते जो डार्सी की अपनी खुशी के बाद सबसे बड़ी बात थी, वो दोनों घर के पास पहुंच गए और फिर हॉल में एक दूसरे से विदा ली। मेरी प्यारी लिज़ी, तुम कहां घूमने चली गई थी? जैसे ही एलिजाबेथ कमरे में दाखिल हुई, जेन ने उससे सवाल पूछा और फिर बाकी सभी ने भी डिनर टेबल पर बैठते ही यही पूछा। एलिजाबेथ ने सिर्फ इतना कहा कि वो यूं ही टहलते टहलते इतनी दूर निकल गई कि खुद भी समझ नहीं पाई। ये कहते हुए उसके गाल लाल हो गए, लेकिन इस बात पर किसी और को जरा भी शक नहीं हुआ, नहीं किसी ने गौर किया। शाम शांति से गुजरी, बिना किसी खास बात के। जिनके प्यार की सबको जानकारी थी वो तो खुलकर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन बाकियों को चुप्पी बनानी पड़ी। डार्सी की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी कि उसकी खुशी हंसी मजाक में जाहिर हो, और एलिजाबेथ जो अंदर से परेशान और उलझन में थी, बस ये जान रही थी कि वो खुश है। महसूस वो पूरी तरह नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा कई और टेंशन्स भी उसके दिमाग में चल रही थी। वो सोच रही थी कि जब ये बात फैमिली को पता चलेगी तो सबका क्या रिएक्शन होगा। उसे पता था कि जेन को छोड़कर कोई डार्सी को पसंद नहीं करता, और उसे डर था कि शायद बाकी लोगों को तो डार्सी से इतनी नफरत है कि उसकी सारी दौलत और स्टेटस भी उसे उनकी नजरों में अच्छा नहीं बना सकता। रात को एलिजाबेथ ने अपना दिल जेन के सामने खोल दिया। भले ही शक करना जेन की आदत नहीं थी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी। तू मजाक कर रही है ना लिज़ी? ये नहीं मान सकती मैं। तू मिस्टर डार्सी से एंगेज है? नहीं नहीं, तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मुझे पक्का पता है कि तू मजाक कर रही है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। ये तो बहुत बुरी बात है। मैंने तो सिर्फ तुझ पर भरोसा किया था। तू ही अगर यकीन नहीं करेगी तो कोई और कैसा मानेगा? मैं सीरियस हूं मेरी बहन, मैं सच कह रही। और सिर्फ मैं नहीं, वो भी मुझसे प्यार करता है। सच बता रही हूं, हम लोग एंगेज्ड हैं। जेन ने थोड़े शक से उसकी तरफ देखा। अरे लिज़ी, तू क्या कह रही है? ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती। मुझे पता है तू उसे कितना नापसंद करती है। अरे पागल, तुझे कुछ भी नहीं पता। वो सब अब भूल जाना। शायद मैंने हमेशा उसे इतना प्यार नहीं किया जितना अब करती हूं, लेकिन ऐसे मामले में पुरानी यादें रखना बिल्कुल गुनाह है, और अब तो मैं खुद भी वो सब याद नहीं करना चाहती। जेन अब भी हैरान थी। एलिजाबेथ ने दोबारा और इस बार पूरी सीरियसनेस से उसे यकीन दिलाया। हे भगवान, क्या यह सच में मुमकिन है? अब तो मुझे मानना पड़ेगा। जेन ने कहा, मेरी प्यारी लिज़ी, मैं तुझे बधाई देती हूं, लेकिन क्या तुझे पूरा यकीन है ना? माफ कर, लेकिन मुझे बार बार पूछना पड़ेगा कि तुझे पूरा यकीन है कि तू उसके साथ खुश रह पाएगी? इसमें तो कोई शक ही नहीं है बहन। हम दोनों ने तय कर लिया है कि हम दुनिया के सबसे अच्छे कपल बनेंगे। लेकिन तू तो खुश है ना जेन? तुझे कैसा लगा ऐसा जीजा पाकर? बहुत अच्छा। बिंगले और मुझे इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं दे सकती, लेकिन हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा मुमकिन होगा।
क्या तू सच में उससे इतना प्यार करती है? लिजी देख, कुछ भी कर लेना लेकिन बिना प्यार के शादी मत करना। क्या तुझे पक्का यकीन है कि तू वही महसूस कर रही है जो जरूरी है? ओह हाँ बिल्कुल। और शायद तू तो सोचे कि मैं जरूरत से ज्यादा महसूस कर रही हूं जब मैं तुझे सब बता दूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे कबूल करना पड़ेगा कि मुझे उससे बिंगले से भी ज्यादा प्यार है। मुझे डर है कि तू नाराज हो जाएगी। हट पगली, मजाक मत कर, सीरियसली बता। मैं बहुत सीरियस बात करना चाहती हूँ। जो कुछ मुझे जानना चाहिए अब देर किए बिना सब बता। तू कब से उससे प्यार करने लगी? सच सच बताऊं तो ये इतना धीरे धीरे हुआ कि मुझे खुद भी नहीं पता चला कि ये कब शुरू हुआ। लेकिन शायद मुझे ये मानना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत तब हुई जब मैंने पहली बार उसके पेम्बरले वाले शानदार बाग बगीचे को देखा। जेन ने दोबारा उसे सीरियस होने को कहा और इस बार एलिजाबेथ ने पूरी ईमानदारी से उसे अपने प्यार का यकीन दिला दिया। जब जेन को पूरा यकीन हो गया तो उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं रही। अब मैं पूरी तरह खुश हूं, उसने कहा, क्योंकि तू भी उतनी ही खुश होगी जितनी मैं हूं। मैंने तो हमेशा उसकी वैल्यू की है, अगर सिर्फ इसलिए भी कि वो तुझसे इतना प्यार करता है तो भी मैं उसकी रिस्पेक्ट करती। लेकिन अब जब वो बिंगले का बेस्ट फ्रेंड है और तेरा होने वाला पति भी, तो मेरे लिए तो दुनिया में सिर्फ तू और बिंगले ही सबसे प्यारे लोग रह गए। लेकिन लिज्जी, तूने मुझसे छिपाया बहुत। पेम्बरले और लैम्पटन में जो कुछ हुआ तूने कुछ भी नहीं बताया। मुझे ये सब तुझसे नहीं किसी और से पता चला। झूठी कहीं की। एलिजाबेथ ने उसे बताया कि उसने ये सब क्यों छिपाया। वो बिंगले का नाम नहीं लेना चाहती थी और अपने खुद के कंफ्यूज फीलिंग्स की वजह से उसने डार्सी का जिक्र भी टाला। लेकिन अब उसने ये भी बता दिया कि लीडिया की शादी में डार्सी की क्या भूमिका रही। सारी बातें सामने आ गईं और आधी रात तक दोनों बहनें बात करती रहीं। हे भगवान, मिसेस बेनेट ने अगली सुबह खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, अरे वो बोरिंग मिस्टर डार्सी फिर से हमारे प्यारे बिंगले के साथ आ रहे हैं। आखिर उसे हमेशा यहां आकर हमें परेशान करने की क्या जरूरत है? मुझे तो लगा था कि वो शिकार पर कहीं जाएगा या फिर और कुछ करेगा, लेकिन नहीं, फिर आ गया। अब इसका क्या करें? लिजी, तू एक बार फिर उसके साथ बाहर टहलने निकल जाना ताकि वो बिंगले के रास्ते में ना आए। एलिजाबेथ इस कमाल की सलाह पर हंसी नहीं रोक पाई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गुस्सा भी आया कि उसकी मां हमेशा डार्सी को ऐसे नामों से क्यों बुलाती है। जैसे ही वो अंदर गए, बिंगले ने एलिजाबेथ की तरफ इतने प्यार से देखा और इतने गर्मजोशी से हाथ मिलाया कि कोई भी समझ सकता था कि उसे अब सब कुछ पता चल चुका है। और कुछ ही देर में उसने जोर से कहा, मिसेस बेनेट, क्या आपके यहां और भी गलियां हैं जहां लिजी आज फिर से रास्ता भटक सके? मिसेस बेनेट ने कहा, ओह हाँ, मैं सजेस्ट करती हूँ कि मिस्टर डार्सी, लिजी और किट्टी आज सुबह ओखेम माउंट तक टहल कर आएं। अच्छी लंबी वॉक है और मिस्टर डार्सी ने तो वो नज़ारा अब तक देखा भी नहीं है। बाकियों के लिए तो ठीक रहेगा, बिंगले ने जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है किट्टी के लिए वो वॉक थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, है ना किट्टी? किट्टी ने मान लिया कि वो घर पर ही रहना पसंद करेगी। डार्सी ने माउंट से नज़ारा देखने की दिलचस्पी जताई और एलिजाबेथ ने बिना कुछ कहे हामी भर दी। जैसे ही वो ऊपर कपड़े बदलने गई, मिसेस बेनेट उसके पीछे पीछे आई और बोली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है लिजी कि तुझे उस बोरिंग इंसान के साथ अकेले जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में ये सब जेन के लिए ही तो है और तुझे उससे बात करने की भी जरूरत नहीं है। बस कभी कभार 2-4 शब्द बोल देना। बेटा, ज्यादा तकलीफ मत लेना, ठीक है ना? चलते वक्त ये तय किया गया कि शाम को मिस्टर बेनेट से शादी की इजाजत मांगी जाएगी। एलिजाबेथ ने तय किया कि अपनी मां से वो खुद बात करेगी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी मां भला कैसे रिएक्ट करेगी। कभी लगता है कि शायद डार्सी की दौलत और स्टेटस से भी उसे इंप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन चाहे वो इस रिश्ते से बहुत ज्यादा नाराज हों या बहुत ज्यादा खुश, इतना पक्का था कि उसके रिएक्शन इतने ज्यादा होंगे कि किसी भी सेंसिबल इंसान को अजीब लगे। एलिजाबेथ ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि डार्सी उसकी मां की पहली खुशी की चिल्लाहट या पहली नापसंद की चुभती बातें सुने। शाम को जैसे ही मिस्टर बेनेट लाइब्रेरी की ओर गए, एलिजाबेथ ने देखा कि मिस्टर डार्सी भी उठे और उनके पीछे पीछे चले गए। यह देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपने पापा के इनकार से डर नहीं था, लेकिन उसे यह सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि उसके पापा परेशान होने वाले हैं।
वो भी उसी की वजह से। वो उनकी सबसे प्यारी बेटी थी और उसी के डिसीजंस उन्हें दुख देने वाले थे। ये सोचकर वो बहुत बेचैन हो गई और जब तक मिस्टर डार्सी वापस नहीं लौटे वो चुपचाप बैठी रही। जब उन्होंने वापस आकर उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। कुछ ही देर में वो एलिजाबेथ और किटी के पास आए जहां एलिजाबेथ कुछ काम कर रही थी। काम को देखने का नाटक करते हुए मिस्टर डार्सी ने धीमे से कहा, मिस एलिजाबेथ अपने पापा के पास जाओ, वो तुम्हें लाइब्रेरी में बुला रहे। एलिजाबेथ तुरंत उठी और लाइब्रेरी में चली गई। मिस्टर बेनेट कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर टेंशन और गंभीरता साफ थी। लिजी, तुम ये क्या कर रही हो बेटा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम भला इस लड़के को हाँ कैसे कर सकती हो? तुम तो हमेशा से इससे नफरत करती थी। उस पल एलिजाबेथ ने दिल से चाहा कि काश उसने पहले कभी मिस्टर डार्सी के बारे में इतनी गलत राय न बनाई होती और काश उसने अपनी फीलिंग्स इतनी ओपनली न बोली होती। अब वो सब एक्सप्लेन करना बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन अब वो जरूरी हो चुका था। थोड़ा घबराते हुए एलिजाबेथ ने उन्हें बताया कि वो मिस्टर डार्सी को अब पसंद करती है। तो मतलब साफ है, तुमने ठान लिया है कि शादी तो इसी से करोगी। पैसे वाला है, तुम सोच रही होगी कि जेन से ज्यादा अच्छे कपड़े और गाड़ी वाड़ी मिल जाएंगे, लेकिन बेटा क्या इससे तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी? एलिजाबेथ ने पूछा। क्या पापा आपके पास कोई और ऑब्जेक्शन है या सिर्फ आपको लगता है कि मैं उसे पसंद नहीं करती? मिस्टर बेनेट बोले, नहीं बेटा, बस इतना ही है। सबको पता है कि वो घमंडी और थोड़ा ड्राई इंसान है, लेकिन अगर तुम्हें वो सच में पसंद है तो फिर ठीक है। एलिजाबेथ की आंखों में आंसू थे जब उसने कहा, हाँ पापा, मैं उसे सच में पसंद करती हूँ पापा। नहीं, मैं उससे प्यार करती हूँ। उसमें कोई गलत प्राइड नहीं है। वो बहुत ही स्वीट और नोबल इंसान है। आप अभी उसे जानते नहीं हैं जैसे मैं अब जानती हूँ, तो प्लीज ऐसी बात मत कहिए जो मुझे दुख दे। मिस्टर बेनेट बोले, देखो बेटा लिजी, मैंने उसे हाँ कह दी है। सच कहूं तो वो एक ऐसा इंसान है जिससे कुछ भी मांगने की हिम्मत मैं कभी नहीं कर सकता। और अब मैं तुम्हें भी अपनी इजाजत देता हूं, अगर तुम सच में तय कर चुकी हो। लेकिन एक बात जरूर सोच लो, मैं तुम्हारा नेचर जानता हूं लिजी। तुम जब तक अपने पति को ट्रूली रिस्पेक्ट न करो तब तक न तुम खुश रहोगी न तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा सकोगी। तुम्हारी शार्प सोच अगर किसी अनइक्वल मैरिज में फंसी तो बहुत मुश्किलें आएंगी। मेरी बच्ची, मुझे ये दुख मत दो कि मैं तुम्हें ऐसे इंसान के साथ देखूं जिसे तुम दिल से इज्जत न दे सको। एलिजाबेथ और ज्यादा इमोशनल हो गई। बहुत सिंसेरिटी से उसने अपने पापा को समझाया कि मिस्टर डार्सी ही उसका सच में चूजन पार्टनर है। उसने ये भी बताया कि कैसे उसकी सोच मिस्टर डार्सी के लिए धीरे धीरे बदली और ये प्यार कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं है। उसने बहुत स्ट्रांगली मिस्टर डार्सी की अच्छाइयों के बारे में बताया और आखिरकार मिस्टर बेनेट की कंफ्यूजन खत्म हो गई। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो वो तुम्हारे लायक ही है। मैं तुम्हें किसी कम इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं देख सकता। एलिजाबेथ ने तब उन्हें बताया कि लीडिया की शादी में जो भी फाइनेंशियल हेल्प और सेटलमेंट हुआ वो सब मिस्टर डार्सी ने खुद किया था। और मिस्टर बेनेट ये सुनकर दंग रह गए। आज की शाम तो कमाल की है बेटा, तो ये सब डार्सी ने किया? शादी फिक्स करवाई, पैसे दिए, लड़के के कर्ज चुकाए और उसे आर्मी में जगह भी दिलवाई। बहुत अच्छा किया बेटा, मेरी तो कितनी टेंशन कम हो गई। अगर ये सब तुम्हारे मामा ने किया होता तो मुझे पैसे चुकाने ही पड़ते। लेकिन ये पैशनेट लवर्स अपनी ही मर्जी से सब कुछ कर डालते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कल उसे पैसे देने की कोशिश जरूर करूंगा। वो फिर तुम्हारे प्यार की बातों में सब टाल देगा और बात खत्म। उन्हें तब वो दिन याद आया जब एलिजाबेथ मिस्टर कॉलिंस का लेटर पढ़ते वक्त बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। थोड़ा हंसने के बाद उन्होंने कहा, अगर बेटा आज मेरी या किट्टी के लिए भी कोई लड़का आए तो उसे भी भेज देना, मैं अभी बहुत फ्री हूं।
एलिजाबेथ के दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आधे घंटे खुद से शांत होकर बैठने के बाद वो बाकी सबके साथ नॉर्मल होकर जुड़ पाई। अभी सब कुछ बहुत नया था, इसलिए मूड हल्का था, लेकिन अब डर नहीं था। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाने वाला था। रात को जब मिसेस बेनेट अपने कमरे में जा रही थीं, एलिजाबेथ उनके पीछे गई और सब कुछ बता दिया। पहली बार में मिसेस बेनेट इतनी शॉक्ड हुई कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि सच में ऐसा हुआ है या नहीं। वैसे तो उन्हें कोई भी बात जो उनके बच्चों की भलाई से जुड़ी हो जल्दी समझ में आ जाती थी, लेकिन इस बार तो बात ही कुछ और थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संभाला, कुर्सी से उठी, फिर बैठी और फिर अचानक बोली, ए भगवान, सच में मिस्टर डार्सी, ये सपना तो नहीं है ना? मेरी प्यारी लिज्जी, अब तुम कितनी अमीर और बड़ी बन जाओगी बेटा। कितने पैसे होंगे, कितने जेवर, कितनी गाड़ियां। ये इनकी शादी तो इसके सामने कुछ भी नहीं। मैं तो बहुत खुश हूं। बहुत ही चार्मिंग लड़का है, कितना हैंडसम है ना, कितना लंबा है। और लिज्जी, प्लीज उसे कह देना कि मैंने उसे पहले पसंद नहीं किया तो इसका वो बुरा ना माने। पता नहीं मैं क्या करूं, मैं तो इतनी खुश हूं। 3 बेटियां, वो भी शादीशुदा, साल में 10,000 की इनकम। हे भगवान, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। एलिजाबेथ बहुत खुश थी कि यह सब सिर्फ उसी ने सुना, किसी और ने नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में गई, मिसेस बेनेट उसके पीछे पीछे वहां भी पहुंच गई। मेरी बच्ची, उन्होंने कहा, मैं तो कुछ और सोच ही नहीं पा रही हूं आज। साल में 10,000, शायद इससे भी ज्यादा। ये तो किसी राजा से कम नहीं। और फिर शादी स्पेशल लाइसेंस से होगी। लेकिन एक बात बता, मिस्टर डार्सी को कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है? कल वही बनवाऊंगी। एलिजाबेथ को समझ आ गया कि फ्यूचर में मिस्टर डार्सी के लिए उनकी मां का बिहेवियर कैसा हो सकता है। उसे यह भी रियलाइज हुआ कि भले ही मिस्टर डार्सी का प्यार पक्का था और सबकी रजामंदी मिल चुकी थी, फिर भी हर चीज परफेक्ट नहीं थी। लेकिन अगला दिन सरप्राइजिंगली ठीक ठाक ही निकला, क्योंकि मिसेस बेनेट अपने होने वाले दामाद से इतनी डरती थी कि कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, जब तक कि कुछ बहुत रिस्पेक्टफुल न बोलना हो। एलिजाबेथ को इस बात की भी तसल्ली मिली कि मिस्टर बेनेट भी मिस्टर डार्सी को समझने की कोशिश कर रहे थे, और जल्दी ही उन्होंने एलिजाबेथ से कहा, मुझे अपने सभी दामाद अच्छे लगते हैं बेटा। विक्रम शायद मेरा फेवरेट है, अब जाहिर है कि वो मेरा सबसे पहला दामाद है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड भी इनके जितना ही अच्छा लगेगा। एलिजाबेथ का मन जल्दी ही फिर से शरारती हो उठा और उसने चाहा कि मिस्टर डार्सी साफ साफ बताएं कि वो उससे कब और कैसे लव में पड़े। आपने शुरुआत कैसे की होगी? एलिजाबेथ ने मुस्कुराकर पूछा। आगे तो मान लेती हूं कि सब कुछ बढ़िया चला, पर पहली बार किस बात ने आपको मेरी तरफ खींचा? मिस्टर डार्सी थोड़े संकोच वाले व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी बोले, मैं वो घड़ी, जगह, नजर या शब्द नहीं बता सकता जिसने नींव डाली। बहुत पुरानी बात है। मुझे तो तब पता चला जब मैं पहले ही बीच राह में था और समझ आया कि शुरुआत हो चुकी है। एलिजाबेथ ने शरारत से कहा, मेरी खूबसूरती का असर तो आपने शुरू से ही नजरअंदाज किया। औपचारिकता की बात करूं तो मेरा बर्ताव आपके साथ अक्सर सीमा पर ही था, कभी कभी तो बेअदबी जैसा। मैं तो आपसे यूं बात करती थी मानो आपको चुभ जाए। अब सच सच बताइएगा कि आपको मेरा यही ढीठपन अच्छा लगा था क्या? मिस्टर डार्सी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपके दिमाग की चुस्ती मुझे पसंद है, इसीलिए सही पकड़ा है आपने। एलिजाबेथ हंसी। इसे भी ढीठपन ही कह लीजिए, फर्क थोड़ा सा है। सच यह है कि आपको शिष्टाचार, आदर भाव और बनावटी तवज्जो से ऊब सी हो गई थी। आपको वे औरतें रास नहीं आती थीं जो बस आपकी मंजूरी के लिए बोलती, देखती और सोचती थी। मैं अलग थी, इसलिए आप चौंके और आपको दिलचस्पी हुई। अगर आप वाकई भले न होते तो मुझसे चिढ़ जाते, पर आपने जितना भी छिपाने की कोशिश की, आपकी फीलिंग्स हमेशा नेक और न्यायपूर्ण रही। दिल के भीतर आप उन लोगों को बेकार समझते थे जो इतनी जी जान से आपकी खुशामद करते थे। लो, अब तो मैंने वजह समझाने की मेहनत भी बचा दी आपकी। और सब बातों को जोड़कर देखें तो यह मुझे पूरी तरह वाजिब लगता है।
मानती हूं कि मेरे बारे में कोई खास अच्छाई आपको तब तक पता नहीं थी, पर जब कोई लव में पड़ता है तब कौन ये सब सोचता है? मिस्टर डार्सी ने धीरे से पूछा। नीदरफील्ड में जेन के बीमार रहने पर उसके लिए तुम्हारा अपनापा, क्या उसमें कोई अच्छाई नहीं थी? एलिजाबेथ बोली। डियरेस्ट जेन, वो तो मेरी सबसे प्यारी बहन है, उसके लिए कौन कम करता। खैर, अगर आप चाहे तो इसे मेरा सद्गुण मान लीजिए। मेरे अच्छे गुण अब आपकी हिफाजत में है, जितना चाहे बढ़ा चढ़ा कर बताइए। बदले में मेरा हक बनता है कि मैं आपको और छेड़ूं और बहस के मौके ढूंढूं। और शुरुआत अभी। बताइए, आखिर इतने समय तक बात सीधी करने से हिचके क्यों? पहली बार मिलने आए, फिर यहीं खाना भी खाए, फिर भी इतने संकोचे क्यों रहे? खासकर पहली मुलाकात में ऐसे क्यों लगा जैसे आपको मेरी परवाह ही नहीं? मिस्टर डार्सी, अरे अरे ठीक है, आराम से, क्योंकि आप गंभीर और खामोश थी। आपने मुझे कोई इशारा नहीं दिया। एलिजाबेथ, मैं तो असहज थी, तो मैं भी तो था, पर खाने पर तो आप मुझसे ज्यादा बात कर सकते थे। जिसके दिल में कम फीलिंग्स होती वो कर लेता। एलिजाबेथ हंस पड़ी। कमाल है, आपके पास भी वाजिब जवाब है और मैं भी वाजिब बनकर मान लेती हूं। पर बताइए ना, अगर सब कुछ यूं ही चलता रहा तो आप कब तक यूं ही खींचे रहते? अगर मैं न पूछती तो आप कब बोलते? लीडिया के लिए आपको मेहरबानी पर शुक्रिया कहने का मेरा फैसला सच में असरदार निकला, शायद जरूरत से ज्यादा। अगर हमारा कंफर्ट किसी वादा तोड़ने से आए तो नैतिकता भला क्या होगी? मुझे तो यह बात छेड़नी ही नहीं चाहिए थी। ठीक नहीं हुआ। मिस्टर डार्सी थोड़ा गंभीर हुए। अरे अरे, आप परेशान ना हो, नैतिकता बिल्कुल ठीक रहेगी। लेडी कैथरीन की हमें अलग करने की नाजायज कोशिशें, वही मेरी सारी शंकाएं मिटाने का जरिया बनी। मेरी आज की हैप्पीनेस आपकी कृतज्ञता जताने की जल्दी पर नहीं टिकी। मैं आपके किसी मौके का इंतजार करने के मूड में नहीं था। मेरी आंटी की खबर से मुझे उम्मीद मिली और मैंने उसी पल दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब सब कुछ जानना है। एलिजाबेथ हंसते हुए बोली। तब तो लेडी कैथरीन ने बड़ा फायदा करा दिया। उन्हें तो इससे हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें काम आना पसंद जो है। पर बताइए ना, आप नेदरफील्ड किस लिए आए थे? सिर्फ लॉन्गबर्न तक घूम आने और असहज होने के लिए, या कोई और गंभीर इरादे थे? मिस्टर डार्सी, असल मकसद आपको देखना था, और अगर हो सके तो ये समझना कि क्या कभी ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप मुझे लव करेंगे। और जो वजह मैंने आपसे कही भी थी वो ये थी कि मैं देखना चाहता था कि मिस जेन का बिंगले के लिए झुकाव अब भी है या नहीं, और अगर हो तो उसे साफ साफ बता दूं, जैसा कि बाद में मैंने किया। एलिजाबेथ की आंखों में फिर शरारत चमकी। तो क्या कभी हिम्मत करके लेडी कैथरीन को बता पाएंगे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है? मुझे लगता है मुझे हिम्मत से ज्यादा वक्त चाहिए एलिजाबेथ, लेकिन यह काम हो जाना चाहिए। और अगर आप मुझे एक कागज दे दें तो मैं अभी कर देता हूं। एलिजाबेथ हंसकर बोली। और अगर मुझे खुद भी एक चिट्ठी न लिखनी होती तो मैं भी यहीं तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी लिखावट को बराबर निहारती, जैसे कभी एक और युवती ने किया था। याद है ना? लेकिन मेरी एक मामी भी हैं जिन्हें अब मैं और नजरअंदाज नहीं कर सकती। मिस्टर डार्सी के साथ अपनी नजदीकी को जितना बढ़ा चढ़ाकर माना जा रहा था, उसे स्वीकार करने से बचने की वजह से एलिजाबेथ ने अभी तक मिसेस गार्डिनर के लंबे पत्र का जवाब नहीं दिया था। पर अब जब उसके पास बताने को वैसी खबर थी जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आएगी, तो उसे थोड़ी सी शर्म भी हुई कि उसके मामा मामी 3 दिन की हैप्पीनेस पहले ही खो चुके हैं। उसने तुरंत यूं लिखा। मेरी प्यारी आंटी, मुझे तो आपको पहले ही धन्यवाद देना चाहिए था, जैसे कि मुझे करना चाहिए था, आपके इतने लंबे, प्यार भरे और तसल्ली देने वाले विवरण के लिए। पर सच कहूं तो मेरा मूड इतना बिगड़ा हुआ था कि मैं उस समय कुछ लिख नहीं पाई। आपने जितना समझा उतना सच में था ही नहीं। लेकिन अब जितना चाहे मान लीजिए, अपनी कल्पना को खुला छोड़ दीजिए। इस विषय पर जितनी उड़ानें भर सकती हैं भरिए। और जब तक आप मुझे सचमुच शादीशुदा न मान ले, तब तक बहुत बड़ी गलती नहीं होगी। आपको बहुत जल्द फिर लिखना होगा और उन्हें, यानी मिस्टर डार्सी, पिछले पत्र से कहीं ज्यादा तारीफें देनी होंगी।
लेक्स पर न जाने के लिए बार बार धन्यवाद। मैं इतनी नादान कैसे हुई कि उसे चाह लिया। पॉनीज वाला आपका ख्याल बहुत सुहावना है। हम रोज पार्क का चक्कर लगाएंगे। मैं दुनिया की सबसे खुश इंसान हूं। शायद लोगों ने पहले भी ऐसा कहा होगा, पर किसी ने इतनी वाजिब वजह से नहीं। मैं जीन से भी ज्यादा खुश हूं। वो सिर्फ मुस्कुराती है, लेकिन मैं हंसती हूं। मिस्टर डार्सी आपको जितना भी लव भेज सकते हैं जो मुझसे बच सके, सब भेज रहे हैं। आप सब क्रिसमस पर पेम्बरली जरूर आइए। आपकी वगैरह वगैरह। मिस्टर डार्सी का लेडी कैथरीन के नाम पत्र तो बिल्कुल अलग अंदाज का था, और इन दोनों से भी अलग था वो छोटा सा जवाब जो मिस्टर बेनेट ने मिस्टर कॉलिंस को उनके पिछले पत्र के उत्तर में भेजा। आदरणीय महोदय, एक बार फिर आपकी बधाइयों का कष्ट लेना पड़ेगा। एलिजाबेथ जल्द ही मिस्टर डार्सी की पत्नी बनने वाली है, यानी मिसेस डार्सी। लेडी कैथरीन को जितना हो सके समझा बुझा लीजिए, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो भांजे के साथ खड़ा होता। उसी के पास देने को ज्यादा है। आपका वगैरह वगैरह। मिस बिंगले ने अपने भाई को होने वाली शादी पर जो बधाइयां भेजी, वे ऊपर ऊपर से तो बहुत अपनापे वाली थी, मगर अंदर से बनावटी। उसने इसके लिए जेन को भी लिखा, अपनी हैप्पीनेस जताते हुए और पहले जताए गए खास लगाव के सारे दावे को दोहराते हुए। जेन धोखा नहीं खाई, पर बात से असर हुआ। उस पर भरोसा न होने के बावजूद भी उसने जितना हक बनता था उससे कहीं ज्यादा नरम और मेहरबान जवाब लिख दिया। मिस डार्सी की जो खुशी इस खबर पर झलक कर आई, वो उतनी ही सच्ची थी जितनी उसकी भाई की इसे भेजते वक्त। चारों तरफ से भरे 4 पन्ने भी उसकी पूरी हैप्पीनेस और अपनी नई बहन से लव पाने की तीव्र चाहत समेटने के लिए काफी नहीं पड़े। मिस्टर कॉलिंस की तरफ से कोई जवाब पहुंचे या उनकी पत्नी की ओर से एलिजाबेथ को बधाइयां आए, इससे पहले ही लॉन्गबर्न के लोगों ने सुन लिया कि कॉलिंस दंपत्ति खुद लुकास लॉज आ गए हैं। वजह है जल्दी ही साफ हो गई। लेडी कैथरीन अपने भांजे के खत की बातों से इस कदर नाराज हुई कि शार्लेट, जो सचमुच इस रिश्ते पर खुश थी, तूफान थमने तक वहां से हट आने को बेचैन हो उठी। ऐसे वक्त अपने दोस्त की आमद एलिजाबेथ के लिए सचमुच सुखद थी। हालांकि मिलते जुलते दिनों में उसे कई बार लगा कि यह सुख थोड़ी महंगी कीमत पर मिला है। जब उसने मिस्टर डार्सी को शार्लेट के पति की दिखावटी और चापलूसी शिष्टाचार के पूरे तमाशे का सामना करते देखा, फिर भी उसने उसे काबिले तारीफ ठंडेपन से झेला। वो सर विलियम लुकास की बातें भी शांति से सुन गया जब उन्होंने उसे इस देहात का सबसे चमकता नगीना ले जाने पर बधाई दी, जो कि मिस एलिजाबेथ थी, और सेंट जेम्स के बारे में भी बार बार मिलने की उम्मीद जताई। अगर उसने कंधे उचकाए भी तो तभी जब सर विलियम नजर से ओझल हो चुके थे। मिसेस फिलिप्स का बूंदापन उसके सब्र पर एक और शायद उससे बड़ी कसौटी थी, और भले ही मिसेस फिलिप्स और उसकी बहन उसे लेकर इतनी दहशत में रहती कि बिंगले के खुशमिजाज स्वभाव से मिलने वाली बेतकल्लफी की छूट वे कभी ले नहीं पाती, फिर भी जब भी वो बोलती बूंदापन टलता नहीं था। उसके प्रति आदर उन्हें थोड़ा चुप तो करा देता, मगर जरा भी सुरुचि नहीं बढ़ा था। एलिजाबेथ ने पूरी कोशिश की कि मिस्टर डार्सी को दोनों के बारे में बार बार पड़ने वाली निगाहों से बचाए रखे, उसे अपने साथ और घर के उन्हीं लोगों के बीच रखे जिनसे वो बिना किसी शर्मिंदगी के खुलकर बात कर सके। और यूं भले ही इन सब झंझटों से उनके रिश्ते की शुरुआत के दौर की बहुत सी रौनकें कम हो गई, पर आगे के लिए उम्मीद और पुख्ता हुई, और वो खुशी से उस समय का इंतजार करने लगी जब वो ऐसे सोसाइटी से दूर होंगे जो दोनों को कम भाती है, और पेम्बरली में अपने लोगों के बीच सारे कंफर्ट और घर की सुरुचि में रहेंगे। मिसेस बेनेट के लिए अपनी मां वाली सारी फीलिंग्स के हिसाब से सबसे हैप्पीनेस भरा दिन वही था जब उनकी 2 सबसे योग्य बेटियां विदा हो गईं। उसके बाद मिसेस बिंगले से मिलने वो जितने गर्व और हैप्पीनेस के साथ गईं, और मिसेस डार्सी का जितना जिक्र किया, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। काश अपने परिवार की खातिर मैं कह पाता कि इतने बच्चों के बस जाने की उनकी जोरदार चाह पूरी होने से वे उम्र भर के लिए समझदार, मिलनसार और जानकार हो गई। मगर शायद मिस्टर बेनेट के लिए यही अच्छा रहा कि वो कभी कभी घबराई हुई और हमेशा की तरह थोड़ी नासमझ ही रही, क्योंकि घर की एक ऐसी अनोखी हैप्पीनेस, मतलब उनका अचानक सुधर जाना, उन्हें शायद रास ना आती।
मिस्टर बेनेट को अपनी दूसरी बेटी की बड़ी कमी खलती थी। उसके लिए उनका अपनापन उन्हें घर से जितनी बार बाहर खींच सकता था उतना और कुछ नहीं। उन्हें पेम्बरले जाना बहुत भाता, खासकर तब जब उनकी उम्मीद बिल्कुल न हो। मिस्टर बिंगले और जेन नेदरफील्ड में केवल 12 महीने रहे। माँ और मैरिटन के रिश्तेदारों की इतनी नजदीकी उसके सहनशील स्वभाव और उसकी स्नेह दिल दोनों के लिए मनमाफिक नहीं थी। उनकी बहनों की प्यारी ख्वाहिशें भी यूं पूरी हो गईं। उसने डर्बीशायर की पड़ोसी काउंटी में एक एस्टेट खरीद लिया और यूं जेन और एलिजाबेथ हर दूसरी हैप्पीनेस के साथ साथ एक दूसरे से सिर्फ 30 मील की दूरी पर हो गई। किट्टी ने, जो उसके लिए बहुत फायदेमंद रहा, अपना ज्यादातर वक्त अपनी बड़ी बहनों के साथ बिताया। पहले की तुलना में कहीं बेहतर समाज में रहकर वो काफी सुधरी। उसका मिजाज लीडिया जितना बेलगाम नहीं था और लीडिया की मिसाल से दूर होकर ठीक देखभाल और निगरानी में वो कम चिड़चिड़ी, कम अनजान और कम फीकी होती गई। और भले मिसेस विकम उसे अक्सर अपने यहां बुलाती, नाच गानों और अच्छे नौजवानों के वादे के साथ, उसके पिता ने कभी उसे जाने की इजाजत नहीं दी। बची मैरी तो मैरी ही अकेली बेटी थी जो घर पर रह गई। अब मिसेस बेनेट के अकेले बैठ न पाने के कारण उसे अपनी कला वाला अभ्यास सब कुछ छोड़ना पड़ा। मैरी को दुनियादारी में कुछ ज्यादा ही घुलना मिलना पड़ा, लेकिन वो अब भी हर सुबह की मुलाकात पर नसीहत का छोटा सा भाषण जरूर दे देती थी। और जब से बहनों की खूबसूरती से अपनी तुलना करके उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ा था, उसके पिता को शक हुआ कि उसने ये बदलाव बिना किसी ज्यादा अनमनाहट के मान लिया है। खैर, जहां तक विकम और लीडिया का सवाल है, बहनों की शादी से उनके स्वभाव में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। विकम ने बड़ी दार्शनिक शांति से यह बात मान ली कि अब एलिजाबेथ को उसके एहसान फरामोशी और झूठ की जो बातें अनजानी रही हों वो भी मालूम हो जाएंगी। और फिर भी उसने ये उम्मीद पूरी तरह नहीं छोड़ी कि डार्सी किसी तरह उसके भविष्य का बंदोबस्त कर दे। एलिजाबेथ को शादी पर लीडिया का जो बधाई पत्र मिला उससे साफ हो गया कि कम से कम पत्नी की तरह से, चाहे पति की तरफ से ना भी हो, ऐसी उम्मीद जरूर पाल रखी गई है। खत कुछ यूं था: मेरी प्यारी लिची, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। अगर तुम मिस्टर डार्सी से आधा भी लव करती हो जितना मैं अपने प्यारे विकम से करती हूं, तो तुम बहुत हैप्पी होगी। तुम्हारा इतना अमीर होना हमारे लिए बड़ा कंफर्ट है, और जब तुम्हारे पास कुछ खास करने को ना हो तो उम्मीद है हमारा भी ख्याल रखोगी। मुझे पूरा यकीन है विकम को दरबार में कोई जगह बहुत पसंद आएगी, और फिर मुझे नहीं लगता कि बिना थोड़ी मदद के हमारा गुजारा ठीक से हो जाएगा। सालाना 300-400 की कोई भी जगह चल जाएगी। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा मन ना हो तो मिस्टर डार्सी से इसके बारे में मत कहना। योर्स फलाना फलाना और ढिकाना। जैसा कि हुआ, एलिजाबेथ को ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए था, इसलिए उसने अपने जवाब में ऐसे हर अनुरोध और उम्मीद पर पूरा विराम लगाने की कोशिश की। फिर भी जितनी मदद वो अपने निजी खर्चों में किफायत करके भेज सकती थी, उतनी वो अक्सर भिजवा देती। उसे शुरू से साफ दिखता कि उनके जैसी आमदनी, और वो भी ऐसे दो लोगों के हाथ में जिनकी चाहते, फिजूल खर्ची और भविष्य की परवाह बेहद कम, उनका गुजारा ठीक से नहीं करा सकती। और जब जब वे ठिकाना बदलते तो बिल चुकाने में थोड़ी सी मदद के लिए कभी जेन तो कभी उसी यानी एलिजाबेथ से जरूर गुहार आती। यहां तक कि जब लड़ाइयों झगड़ों का दौर थमकर उन्हें घर बसाने का मौका मिला, तब भी उनकी रहन सहन हद से ज्यादा अस्थिर ही रही। हमेशा सस्ता ठिकाना खोजते खोजते और हमेशा जितना ज्यादा चाहिए उससे ज्यादा खर्च करते हुए उसका यानी लीडिया का कुछ देर और टिका रहा, और अपनी जवानी और बर्ताव की कमियों के बावजूद उसने अपने शादी से मिली इज्जत के सारे दावों को किसी तरह बनाए रखा। डार्सी भले उसे पेम्बरले में कभी नहीं बुला पाए, फिर भी एलिजाबेथ के ख्याल से उसकी नौकरी पेशा बढ़त में जितनी दूर तक मदद कर सकते थे करते रहे। लीडिया कभी कभार वहां आ जाती जब उसका पति लंदन या बाथ में अपने मजे लेने गया होता, और बिंगलेस के यहां तो दोनों इतनी देर तक ठहर जाते कि आखिरकार बिंगले का भी खुश मिजाज सब्र जवाब देने लगता, और वे उन्हें हल्का सा इशारा देने की बात सोचने लगते कि अब लौट जाइए। अब बात जरा मिस बिंगले की भी हो जाए। डार्सी की शादी से उन्हें गहरी चोट पहुंची, पर पेम्बरले आने जाने का अपना हक बनाए रखने के लिए उसने सारा रोष छोड़ दिया।
जॉर्जियाना पर पहले से भी ज्यादा लाड़ जताया, डार्सी पर लगभग पहले जितना ही ध्यान दिया और एलिजाबेथ के प्रति शिष्टाचार की जो बाकियां थी सब चुकता कर दी। अब बात रही जॉर्जियाना की। अब पेम्बरले जॉर्जियाना का घर था और बहनों की जो मोहब्बत भरी नजदीकी बनी वैसे ही डार्सी हमेशा देखना चाहता था। वो एक दूसरे से उतना ही स्नेह कर पाए जितना उनका इरादा था। जॉर्जियाना के मन में एलिजाबेथ के लिए सबसे ऊंची राय थी। हालांकि शुरुआत में वो कई बार हैरानी और जरा सी घबराहट के साथ सुनती थी कि एलिजाबेथ अपने भाई से कितनी चुलबुली खेल खेल में बातें कर लेती है। जो व्यक्ति उसके मन में ऐसा आदर जगाता था कि आदर कई बार उसके स्नेह पर भारी पड़ जाए, उसी को अब वो खुले मजाक का निशाना बनते देखती। उसके दिमाग को ऐसी समझ मिली जो पहले कभी उसके पास आई ही नहीं थी। एलिजाबेथ की समझाइश से उसे धीरे धीरे बात जमी कि पत्नी अपने पति से जो छूट ले सकती है वैसी छूट एक भाई अक्सर अपनी से 10 बरस से भी छोटी बहन को नहीं देता। और अब आते हैं लेडी कैथरीन पर। अपने भांजे की शादी पर लेडी कैथरीन बेहद रूठ गई और अपनी साफ गोई के पूरे तेवर में जो जवाब उन्होंने उस सूचना पत्र के उत्तर में भेजा, उसकी जुबान इतनी कटु थी, खासकर एलिजाबेथ को लेकर, कि कुछ वक्त तक सारे संबंध ही टूट गए। आखिरकार एलिजाबेथ के समझाने पर डार्सी ने गुस्ताखी पर पानी डाला और सुलह की पहल की। और थोड़ी सी और आनाकानी के बाद उनकी मौसी का गुस्सा थोड़ा पिघल गया, या तो भांजे के प्रति ममता से या फिर यह जिज्ञासा देखने की कि उसकी पत्नी कैसे घर संभालती है। और वो पेम्बरले आने को भी राजी हुई, उस अपवित्रता की परवाह किए बिना जो उनके ख्याल में उन जंगलों को लग चुकी थी। सिर्फ उस सीमाबद्ध मालकिन की मौजूदगी से नहीं, बल्कि शहर से आने वाले उसके मामा मामी की आमद से भी। हाँ, तो अब आखिर में गार्डिनर से उनका रिश्ता हमेशा सबसे घनिष्ठ रहा। डार्सी भी और एलिजाबेथ भी उनसे सच्चा लव करते रहे और दोनों उस गर्मजोशी भरे कृतज्ञता को कभी नहीं भूले जो उन्हें उन लोगों के लिए महसूस होती थी जिन्होंने एलिजाबेथ को डर्बीशायर तक लाकर दोनों के कनेक्शन को दोबारा मिलने में बदल दिया। तो ये थी जेन ऑस्टन की लिखी गई कहानी प्राइड एंड प्रेजुडियस। ये उसका हिंदी रूपांतरण था, जिसे आप सभी ने सुना मृत्युंजय मिश्रा की आवाज में। मैंने पूरी कोशिश की कि सबका किरदार निभा पाऊं। हालांकि इसमें किरदार काफ़ी थे, लेकिन फिर भी मैंने पूरा अपना प्रयास किया। बाकी कुछ त्रुटि हो तो माफ़ी चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने कहानी पूरी सुनी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ हमारे वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो चैनल है इसे हम स्मूथली चला पाएं बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और आखिर में मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियाँ। धन्यवाद।